पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुओ यूहाओ हवा से ही सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियरों की निगरानी कर रहा था। अब आगे देखेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। हुओ यूहाओ ने तुरंत ये बात समझी और नीचे उतरना शुरू किया। वह सीधे हेवनली सोल एम्पायर की पुरानी और कमजोर इमारतों की ओर उड़ चला। उसने अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन सक्रिय किया और देखा कि सन मून एम्पायर के सैनिक पहले से ही उन पुरानी इमारतों के अंदर पहरा दे रहे थे। उन इमारतों में कई बड़े बड़े मशीन लगे हुए थे। भले ही वे सन मून एम्पायर के नए बनाए गए मशीनों जितने उन्नत नहीं थे, लेकिन उनका निशाना जमीन की तरफ था। रिसोर्सेज, हाँ, रिसोर्सेज ही उनका लक्ष्य था। होयहा और पास नहीं गया। उसे डर था कि कहीं वह अपने दुश्मनों को सचेत न कर दे, और उसे जुजी से भी थोड़ा डर लग रहा था। उसकी चालाक योजना ने उसे एक बार मात दी थी, इसलिए अब उसे ज्यादा सावधानी बरतनी थी। अगर वह सन मून एम्पायर की चाल नहीं समझ पा रहा था, तो क्या डोलिंग एम्पायर की तरफ से अंदाजा नहीं लगा सकता था? भले ही वे सभी एक्सट्रीम नॉर्थ की सीमा पर थे, लेकिन उनके उद्देश्यों में समानता होना स्वाभाविक था। अगर वह डोलिंग एम्पायर के बैरक्स को देखता, तो उसे कुछ न कुछ जरूर पता चलता। होयुहाव ने सोचते हुए दिशा बदली और एक पल में कई दर्जन किलोमीटर का सफर तय कर लिया। डोलिंग एम्पायर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि सन मून एम्पायर की विशाल सेना आ चुकी है। आखिर दोनों देशों के बीच सीमाएं थीं, चाहे वे कितने ही नजदीक क्यों न हों। डोलिंग एम्पायर अभी भी अपने समझौते पर कायम था कि वह हेवनली सोल एम्पायर के क्षेत्र में जाकर रिकनेसेंस नहीं करेगा। होयुहाव को जूजी की सैन्य बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य हुआ। अगर सन मून एम्पायर थोड़ा भी आगे बढ़, तो डोलिंग एम्पायर उन्हें तुरंत देख लेता। लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति ऐसी थी जहां उन्हें पकड़ा जाना कठिन था। इसमें कोई शक नहीं था कि फायर फीनिक्स लीजन आसानी से डोलिंग एम्पायर की सेना को परास्त कर सकता था, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो डोलिंग एम्पायर तुरंत सतर्क हो जाता। जूजी, या यूं कहें सन मून एम्पायर, अपनी उपस्थिति इतनी जल्दी उजागर नहीं करना चाहता था। कितनी चालाक है! भले ही हो युहाओ यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि जूजी सन मून एम्पायर की एक जनरल थी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि उसकी सैन्य रणनीति उससे कहीं बेहतर थी। वह डोलिंग एम्पायर के बैरक्स के पास उतरा और उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक विशाल जाल की तरह फैल गया। वह तुरंत वही देख पाया जो उसे चाहिए था। डोलिंग एम्पायर के बैरक्स पुराने थे। वहां लगभग 2000 सैनिक तैनात थे और कई मजदूर काम कर रहे थे। जमीन की सतह जमी हुई थी, लेकिन जमीन के नीचे तापमान थोड़ा ज्यादा था। यह स्पष्ट था कि यह एक खुला एक्सकवेशन साइट था और वे नीचे से कुछ खनिज निकाल रहे थे। आखिरकार हो युहाओ को अपना जवाब मिल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सन मून एम्पायर का असली लक्ष्य एक्सट्रीम नॉर्थ की सीमा पर मिलने वाली रेयर मेटल्स की एक वेन थी। डोलिंग एम्पायर का कैंप सन मून एम्पायर से लगभग 30 किलोमीटर और हेवनली सोल एम्पायर के पुराने कैंप से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब था कि हेवनली सोल एम्पायर भी पहले यहाँ माइनिंग कर रही थी। संभव था कि यह अंडरग्राउंड माइन 50 किलोमीटर तक फैली हुई हो। इतनी विशाल मात्रा में रेयर मेटल्स, अब समझ में आया कि एम्प्रेस जूजी खुद यहाँ आई थी। सन मून एम्पायर भले ही सोल टूल्स के मामले में उन्नत था, लेकिन उन्हें बनाने के लिए कच्चे माल की भारी आवश्यकता होती थी। अब हुओ युहाओ की आंखें चमक उठी। उसे सन मून एम्पायर का उद्देश्य समझ आ गया था। नहीं, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सन मून एम्पायर ने यहाँ के रेयर मेटल्स पर कब्जा कर लिया, तो कौन जानता है वे कितने सोल टूल्स बनाकर डोलुओ कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर्स के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मुझे किसी भी तरह उनका प्लान नाकाम करना होगा। लेकिन अब जब उसे जूजी की योजना पता चल गई थी, तो उसका डर कुछ कम हो गया। क्योंकि माइनिंग कोई एक दिन का काम नहीं था, इसके लिए बहुत समय और संसाधन चाहिए। पहले उन्हें एक्सकवेशन बेस बनाना होगा, फिर धीरे धीरे काम शुरू होगा। इसका मतलब उसके पास अभी भी वक्त था। होयुहाव के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। मैं अकेले सन मून एम्पायर की सेना से नहीं लड़ सकता, लेकिन जैसा स्नो एम्प्रेस ने कहा था, ये एक्सट्रीम नॉर्थ है। यही स्नो एम्प्रेस और स्काई ड्रीम आइसवर्म का घर है। यहाँ एक अल्टीमेट आइस मार्शल सोल वाले व्यक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और स्नो एम्प्रेस तो कभी इस स्थान की शासक रह चुकी थी। एक्सट्रीम नॉर्थ में स्नो एम्प्रेस का स्थान वैसा ही था जैसा बीस्ट गॉड का ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट में। स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस। हुईहाव ने मन में कहा और दोनों को बुलाया। दो रोशनी की लहरें चमकीं और आइस एम्प्रेस तथा स्नो एम्प्रेस एक साथ उसके शरीर से बाहर निकलीं। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस प्राप्त करने के बाद दोनों की शक्ति पहले से कहीं अधिक हो गई थी। अब भले ही वे एनर्जी बॉडीज थीं, उनका रूप लगभग भौतिक प्रतीत हो रहा था।
आइस एम्प्रेस ने हुयुहाओ को देखा और हल्का सा लाल हो गई। ये पहली बार था जब वह उसके सामने आई थी, उस दिन के बाद जब उसने अपने दिल की बात कही थी। हुयुहाओ ने मुस्कुराए बिना गंभीरता से कहा, आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, मुझे सन मून एम्पायर का लक्ष्य समझ आ गया है। वे यहाँ के रेयर मेटल्स निकालना चाहते हैं। हम उनका प्लान कैसे रोके ताकि वे इन रिसोर्सेज को लेना जा सके। आइस एम्प्रेस ने झिझक दूर करते हुए कहा, इसमें क्या मुश्किल है? उन्हें यहाँ से भगा दो और फिर हम खुद निकाल लेंगे। हुयुहाओ के चेहरे पर झटका लगा। उसने सोचा, लगता है प्रेम सबको अंधा कर देता है, चाहे वह सोल बीस्ट हो या इंसान। वह स्नो एम्प्रेस की ओर मुड़ा। और तुम क्या सोचती हो स्नो? स्नो एम्प्रेस ने शांति से कहा, आइस सही कह रही है, उन्हें भगा दो, ये जगह हमारी है, ये हमारा क्षेत्र है और जो भी यहाँ लूटने आएगा वह मरेगा। हुयुहाओ ने हल्की खांसी ली। तुम दोनों मुझे ज्यादा आंक रही हो। मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि उन्हें हरा दूं। स्नो एम्प्रेस ने कहा, क्या तुम भूल गए कि ये हमारा घर है? हम यहाँ की असली शासक हैं। भले ही हम अब तुम्हारी स्पिरिट्स है और अपनी पुरानी शक्ति खो चुके हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदली। हुयुहाओ के मन में विचार आया, क्या तुम कहना चाहती हो कि हमें? स्नो एम्प्रेस ने जमीन की तरफ इशारा किया। तुरंत बर्फ और हिम हवा में घूमने लगी, चारों ओर स्नो साइक्लोन्स बन गए और तापमान अचानक गिर गया। स्नो एम्प्रेस की आंखों में चमक आई। कितना अच्छा लग रहा है वापस आकर, यह हमारा घर है। आइस एम्प्रेस ने सिर हिलाया। हाँ, ये पहली बार है जब हम हो युहाओ के साथ यहाँ लौटे हैं। चलो, युहाओ एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर सर्कल में चलते हैं। दो युहाओं ने सिर हिलाया। दोनों एम्प्रेसेस बोल चुकी थी। अब झिझक की कोई बात नहीं थी। कई लाख वर्षों तक उन्होंने इस भूमि पर शासन किया था और उनका प्रभाव अब भी कायम था। वह आसमान में उड़ गया और एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर सर्कल की ओर बढ़ा। दूसरी तरफ फायर फीनिक्स लीजन के कमांड टेंट में जूजी शांत भाव से आदेश दे रही थी। उसके आदेशों में कई जाल शामिल थे। उसे होयुहाओ बहुत अच्छी तरह पता था। उसकी नज़र में होयुहाओ बेहद चतुर था, भले ही कभी-कभी भावनाओं में बहकर काम करता था। जूजी जानती थी कि पिछली बार असफल होने के बाद उसे दोबारा पकड़ना मुश्किल होगा। वह होयुहाओ की दुश्मन नहीं बनना चाहती थी, पर उसे यह भी पता था कि जब तक वह जीवित रहेगा, वह उसके कैंप में दखल देता रहेगा और उसकी समझबूझ से वह जल्दी ही ये जान लेगा कि इतनी बड़ी सेना किस मकसद से यहाँ है। जूजी अब कुछ छिपाने का इरादा नहीं रखती थी। जब उसे पता चला कि सामने हो युहाओ है, तो उसके भीतर एक हल्की उत्तेजना और खुशी जागी। शायद यह हमारे बीच टकराव का सबसे सही मौका है। इतने समय में युहाओ की शक्ति सोल सेज के स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिसको महसूस हुआ कि उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स थे, एक स्पिरिचुअल टाइप और दूसरा अल्टीमेट आइस मार्शल सोल। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी शक्ति इतनी प्रभावशाली थी। एक्सट्रीम नॉर्थ तो वैसे भी उसका इलाका था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं कभी नहीं हारूंगी। जूजी के अधीन सभी सैनिक जा चुके थे। वहां अकेली खड़ी हुई, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। क्या तुम फिर आओगे युहाओ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सच कहूं तो मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती, लेकिन यह सब बहुत दिलचस्प है। एक्सट्रीम नॉर्थ में हमारा युद्ध होगा और देखा जाएगा कौन विजयी होता है। अगर तुम मेरे हाथ लगे तो मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक अपना उद्देश्य पूरा न कर लूं। क्या तुम जानते हो, मुझे थोड़ा अफसोस है कि मैंने तुम्हें कल रात अपने साथ नहीं लिया, पर कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानते। जूजी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी और उसके विचार वहीं थम गए। उसके दिल में एक ऐसा रहस्य था जिसे सिर्फ वही जानती थी। हाँ, सिर्फ वही। और वह इस रहस्य को हमेशा अपने दिल में सुरक्षित रखेगी। युहाओ, क्या क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दिए हुए सुख हमेशा मेरे साथ रहेंगे? जूजी के नजरिए से देखा जाए तो अब तक हो युहाओ को अपनी चाल छल देनी चाहिए थी। कम से कम उसे कुछ न कुछ कोशिश करनी चाहिए थी, जैसे कि इस तरफ के कुछ सर्वेलेंस सोल टूल्स को नष्ट करने की कोशिश। उसकी छिपने की क्षमता तभी पूरी तरह काम कर सकती थी, जब निगरानी करने वाले सोल टूल्स की संख्या कम हो जाती। लेकिन जो बात उसे थोड़ी हैरान कर गई, वह ये थी कि 5 दिन बीत गए और वह अब भी इंतजार ही कर रही थी। आखिरकार होए दिखाई नहीं दिया और उनका खनन का पूरा अभियान सफलतापूर्वक चल पड़ा। वे खदान से धातुएं निकालना शुरू कर चुके थे। रास्ते बहुत लंबे थे और इस तरह की ठंडी व भयानक जगह एक्सट्रीम नॉर्थ में परिस्थितियां बेहद खराब थीं। परिवहन बहुत असुविधाजनक था। इसलिए जूजी ने पहले ही यह तय कर लिया था कि वे सब कुछ वहीं पर निकालेंगे, शुद्ध करेंगे और संसाधित करेंगे। और जब रिफाइनमेंट पूरा हो जाएगा, तभी वे सारी दुर्लभ धातुओं को परिवहन करेंगे। श्रुतियानरन ही अकेला व्यक्ति था जिसे यह पता था कि वह खुद यहाँ मौजूद है और इस अभियान से जो भी दुर्लभ धातुएं निकाली जाएंगी, वे सभी साम्राज्य के शाही परिवार की होंगी ताकि शाही परिवार पर नियंत्रण और मजबूत किया जा सके।
यह सब कुछ से चर्चा करने के बाद ही तय हुआ था। क्या वह सच में चला गया है? ये तो उसके स्वभाव जैसा बिल्कुल नहीं है। वह हमेशा ऐसा व्यक्ति रहा है जो दबाव बढ़ने पर और साहसी हो जाता है और कभी हार नहीं मानता। भले ही मैं उसकी दुश्मन हूँ, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं कि बस यूं ही चला जाए, जबकि वह मेरे खिलाफ इतना दृढ़ है। जूजी के मन में उदासी के साथ-साथ संदेह भी था। सच तो यह था कि वह होयुहाउ से आमने-सामने टकराना ज़्यादा पसंद करती बजाय इसके कि उसे ये खबर मिले कि वह फिर से उसे खो चुकी है। आखिरकार यहाँ उसकी सेना पर पूर्ण अधिकार था और यदि वे आमने-सामने भी आ जाएँ, तब भी वह चाहती थी कि उसे कोई नुकसान न पहुँचे। ये सोचकर कि वह बस यूं ही चला गया, उसके दिल में एक बेचैनी थी। यही तो एक स्त्री के भावनाओं की जटिलता थी। बेशक होयुहाउ ने हार नहीं मानी थी। लंबे समय तक लगातार यात्रा करने के बाद सन मून एम्पायर की विशाल सेना से 3 दिन की दूरी पर वह एक्सट्रीम नॉर्थ के मुख्य क्षेत्र में पहुंच चुका था। होयुहाउ को आगे बढ़ते हुए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। सामान्य सोल बीस्ट्स उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं थे, और जो थोड़े बहुत शक्तिशाली थे, वे भी तुरंत भाग खड़े हुए जब उसने आइस एम्प्रेस की ऑरा की नकल की। आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन एक्सट्रीम नॉर्थ की 3 हेवनली किंग्स में से एक थी। इस क्षेत्र के अधिकांश उच्च स्तरीय सोल बीस्ट्स आइस एम्प्रेस की ऑरा से परिचित थे, इसलिए होयुहाउ की नकल लगभग हर बार सफल रहती थी। जैसे जैसे वह एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, तापमान और भी गिरता गया। आसमान में तूफान और तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं। पिछली बार जब वह यहाँ आया था, तब उसे उड़ना नहीं आता था, इसलिए उसने कभी महसूस नहीं किया था कि ये हवाएं कितनी खतरनाक होती हैं। लेकिन इस बार जैसे ही उसने एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर क्षेत्र में प्रवेश किया, उसे एक भयानक झोंके ने उड़ाकर आसमान में फेंक दिया। ये झोंका इतना प्रचंड था कि होयुहाउ उसे रोक नहीं पाया। अगर उसका शरीर पर्याप्त मजबूत न होता और अगर उसके पास अल्टीमेट आइस मार्शल सोल न होता, तो वह उस विस्फोटक ताकत से चिथड़े-चिथड़े हो जाता। कठिनाई से वह जमीन पर उतरा और भयभीत हो गया। उसकी समझ के अनुसार वह झोंका लगभग एक 8 रिंग्ड सोलदुलु के पूरे बल वाले हमले के बराबर था, और ये तो केवल प्रवेश द्वार था। अगर वह और भीतर गया तो न जाने कितना भयानक होगा। उसे अब समझ आया कि यहाँ आसमान में शायद ही कोई सोल बीस्ट उड़ता दिखता है। सच में यह जगह इंसानों के लिए निषिद्ध भूमि थी। एक्सट्रीम नॉर्थ का कोर क्षेत्र ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट के स्लॉटरिंग ग्राउंड्स के समान था। यहाँ तक कि सन मून एम्पायर का ईवल डीमन फॉरेस्ट भी इसके मुकाबले बहुत छोटा था। ईवल डीमन फॉरेस्ट को अपनी प्रसिद्धि केवल ईवल आई टायरेंट किंग की वजह से मिली थी। ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट के स्लॉटरिंग ग्राउंड्स में कई हिंसक जानवर रहते थे, लेकिन एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर क्षेत्र का खतरा वहाँ के सोल बीस्ट से नहीं, बल्कि वातावरण से था। ऐसे माहौल में टाइटल डुलू भी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता था। हवा अत्यधिक सूखी थी, ठंडी हवाएं तलवार जैसी तेज थीं, और यहाँ कोई घास तक नहीं उगती थी। यहाँ की अत्यंत ठंडी जलवायु सोल मास्टर की सोल पावर को लगातार जलाती रहती थी। यहाँ जीवित रहना लगभग असंभव था। इसके अलावा आइस टाइप सोल मास्टर्स वैसे भी बहुत कम होते थे, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ सोल बीस्ट्स का शिकार करने आते थे। यही कारण था कि हाल के वर्षों में एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स की कुल शक्ति इतनी बढ़ गई थी। अगर यह स्थान उनके लिए रहने योग्य होता, तो शायद वे ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट के सोल बीस्ट्स की शक्ति को भी पार जाते। इस बार उसने सीखा हुआ सबक याद रखते हुए आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं की। वह जमीन पर ही चलने लगा। जमीन पर हवाएं भले ही ठंडी और चुभने वाली थी, लेकिन वे आसमान की हवाओं जितनी हिंसक नहीं थी। पिछली बार जब वह यहाँ आया था, तब स्काईड्रीम आइसवर्म उसकी रक्षा कर रहा था। अब कई साल बाद वह लौटा था और उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। पहली बार जब वह यहाँ आया था, तब वह एक्सट्रीम नॉर्थ के प्राणियों की तुलना में एक चींटी जैसा कमजोर था। स्काईड्रीम आइसवर्म की मदद के बिना केवल यह माहौल ही उसे अनगिनत बार मार डालता। लेकिन आज 10 साल बाद उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह खुद इस भयानक ठंड का सामना कर सकता था। और इस बार एक्सट्रीम नॉर्थ की 3 हेवनली किंग्स में से 2 उसके साथ थीं। 10 साल पहले वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा कर पाएगा। हुआयुहाव ने आइस एम्प्रेस या स्नो एम्प्रेस से कुछ नहीं पूछा। वे दोनों खुद ही बता देती जब गंतव्य पर पहुंचते। वह स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता गया। तभी उसने अपने बाएं तरफ हल्की सी जीवन ऊर्जा महसूस की। वहां कुछ जीव थे, और वे बहुत शक्तिशाली थे। वहां कुछ एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स थे, बेहद शक्तिशाली और विशालकाय। जब वे सीधा खड़े होते तो उनकी ऊंचाई 7 से 8 मीटर तक होती, और उनके शरीर अत्यंत मजबूत व भारी थे।
इन सोल बीस्ट के शरीर पर घने फर थे, उनकी ताकत ज़बरदस्त थी और उनका विस्फोटक बल इतना अधिक था कि वे एजिलिटी टाइप सोल बीस्ट जितनी तेजी से दौड़ सकते थे। वे एक्सट्रीम नॉर्थ की बर्फीली भूमि पर खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर थे। यहाँ 4 भालू थे, 3 वयस्क और एक छोटा, जिसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर थी, यानी वह एक बच्चा भालू था। पूर्ण विकसित एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स कम से कम 1000 साल की कल्टीवेशन वाले होते थे, लेकिन उन्हें कम आंकना गलती होती। यहाँ के 1000 साल के एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स सामान्य 10,000 साल के सोल बीस्ट के बराबर ताकतवर होते थे। भले ही उनकी शक्ति डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ बेयर्स जितनी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत कम सोल बीस्ट उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करते थे। इस समय वे चारों एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स तेजी से होयुहाव की ओर दौड़ रहे थे। होयुहाव थोड़ा झुंझला गया क्योंकि उसे उनके स्वभाव की याद आई। एक्सट्रीम नॉर्थ के ऐसे शक्तिशाली सोल बीस्ट की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती थी, क्योंकि यहाँ भोजन की कमी रहती थी। लगातार विकास के कारण उनकी ये क्षमता और भी बढ़ गई थी। वे कई किलोमीटर दूर से जीवित प्राणियों की गंध पकड़ सकते थे। स्पष्ट था कि उन होयुहाव को सूंघ लिया था और अब उसे शिकार समझ रहे थे। लेकिन होयुहाव भागा नहीं। उसे एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स के बारे में एक और बात याद आई। जब वह अल्टीमेट सोल्जर प्लान की ट्रेनिंग में था, उसके एक शिक्षक ने बताया था कि इन भालुओं के पंजे बाकी सभी भालुओं में सबसे स्वादिष्ट होते हैं। कारण था कि वे एक्सट्रीम नॉर्थ में रहते थे। लगातार ठंड में रहने से उनके पंजे बेहद मुलायम और चिकने बन जाते थे। खास तरीके से पकाने पर वे न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि अत्यंत पौष्टिक भी होते थे और सोल मास्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद थे। लेकिन कोई भी उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे स्वभाव से अत्यंत उग्र और ताकतवर थे। वे एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर क्षेत्र में रहते थे और किसी सोल मास्टर की भूख इतनी नहीं होती कि वह अपनी जान जोखिम में डाल दे। इसलिए एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स के पंजे पूरे महाद्वीप में अत्यधिक कीमत पर बिकते थे। 4 एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स। तुम मुझे भोजन समझ रहे हो? तो ठीक है, देखते हैं आखिर किसे किसे खाता है। तभी आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस की आवाज़ एक साथ उसके स्पिरिचुअल सी में गूंजी। तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। होयुहाव ने असंतोष भरे स्वर में कहा, क्यों? वे मुझे खा सकते हैं लेकिन मैं नहीं। ये कैसा न्याय है? आइस एम्प्रेस ने ठंडे स्वर में कहा, जब मैंने कहा नहीं तो इसका मतलब है नहीं। एक्सट्रीम नॉर्थ में सोल बीस्ट्स वैसे भी बहुत कम है और ये भालू उनमें से एक दुर्लभ प्रजाति है। अगर ये 10,000 साल की कल्टीवेशन तक पहुंच जाए तो एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स की मुख्य लड़ाकू ताकत बन जाएंगे। होयुहाव ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, क्या तुम बीस्ट वेव शुरू करना चाहती हो? और किसके खिलाफ? आइस एम्प्रेस ने तुनकते हुए कहा, क्या सोचते हो? तुम खुद नहीं चाहते कि सन मून एम्पायर की सेना से निपटा जाए? तुम अकेले ऐसा कर सकते हो क्या? होयुहाव हैरान रह गया। क्या तुम इन आइस बेयर्स को आदेश दे सकती हो? आइस एम्प्रेस ने ठंडी हंसी हंसी। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अहंकार साफ छलक रहा था। चारों भालू तेजी से नजदीक आ रहे थे। जल्द ही वे हुआयुहाव की नजर में आ गए। एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स अत्यंत मांसल थे। उनके अंग बहुत विकसित थे, लेकिन उनके दिमाग उतने मूर्ख नहीं थे जितना दिखता था। 3 वयस्क भालू तुरंत अलग-अलग दिशाओं में फैल गए। सबसे बड़ा भालू बीच से सीधा होयुहाव की ओर दौड़ा, जबकि बाकी 2 किनारों से घेराव करने लगे। छोटा भालू पीछे-पीछे था। वे उसे पूरी तरह घेर रहे थे। होयुहाव तनिक भी परेशान नहीं हुआ। उसके मन में बस यही चल रहा था। क्या अफ़सोस! ये पंजे कितने स्वादिष्ट होंगे। सबसे बड़ा भालू सबसे पहले उस पर झपटा। उसने होयुहाव को शांत खड़े देखा और उसके पीछे आइस और स्नो एम्प्रेस को देखा। वह भी क्षण भर के लिए ठिठक गया। ये पहली बार था जब उसने इतने शांत इंसान को देखा था। कम शक्ति वाले सोल बीस्ट्स ने पहले कभी आइस एम्प्रेस या स्नो एम्प्रेस को नहीं देखा था, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले कभी ये रूप नहीं धारण किया था। अब वे मानव रूप में थीं और जब वे अपनी ऑरा को छिपा रही थीं, तो वे मनुष्यों से बिल्कुल अलग नहीं लग रही थीं। एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर ने दहाड़ लगाई क्योंकि उसकी गरिमा को नज़रअंदाज किया गया था। उसने अपनी भारी भरकम काया के साथ होयुहाव की ओर झपट्टा मारा और उसका विशाल शरीर खड़ा हो गया जब उसने अपने पंजे नीचे की ओर झटके। होयुहाव की स्पिरिचुअल डिटेक्शन लगातार उस पर केंद्रित थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जब भालू अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, तब उसका घना फर प्रचंड सोल पावर से भर गया था और हर एक बाल सुई जैसा हो गया था। उसका फर ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। इसमें कोई शक नहीं था कि यह भालू उन सोल बीस्ट में से था जिनकी मुख्य शक्ति उनके अपने शरीर में थी। एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स की प्रकृति डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ बेयर्स से मिलती जुलती थी।
बस इसमें डार्क गोल्डन टेराक्लॉ बेयर जैसी भयानक क्लॉज नहीं थी। हुओ युहाओ ने आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस की ओर देखा, और जब उसे एहसास हुआ कि वे कुछ करने का इरादा नहीं रखती, तो वह बस यूं ही खड़ा नहीं रह सकता था। वह आगे बढ़ा और भालू से भिड़ गया। उसने दोनों हाथों से भालू के दाएं पंजे को पकड़ लिया और अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि हो युहाओ की मार्शल सोल ताकत पर आधारित नहीं थी, लेकिन वांगचुओर के बलिदान के बाद उसे गोल्डन ड्रैगन की कुछ शक्ति प्राप्त हुई थी। इसके अलावा उसके पास 7 सोल रिंग्स थे, इसलिए ताकत के मामले में वह भालू से डरता नहीं था। हो युहाओ ने उस 8 मीटर ऊंचे विशाल भालू को हवा में उठाकर बर्फ की सतह पर दे मारा। एक विस्फोटक आवाज गूंज उठी। बाकी दो भालू जो किनारे से हमला करने आ रहे थे चौंक गए, लेकिन वे और भी तेजी से हो युहाओ की ओर दौड़ पड़े। यही होता है जब एक नर और दो मादाएं हों। हो युहाओ ने छत से अपनी स्थिति बदली, और अब उसने सीधे बल प्रयोग न करते हुए आइस और स्नो एम्प्रेस के पीछे जाकर कहा, अगर तुम दोनों मुझे बेयर पॉज खाने नहीं दोगी तो कम से कम कुछ तो करो। आइस एम्प्रेस ने हल्की गुर्राहट के साथ अपनी दबी हुई ऑरा को छोड़ दिया। एक अद्वितीय ऑरा फैल गई। 100,000 साल पुराने सोल बीस्ट की जबरदस्त दबाव वाली शक्ति तीनों भालुओं पर टूट पड़ी। वे तीनों भालू जो उन्माद में थे, ऐसे थे मानो उन पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। उनका सारा गुस्सा गायब हो गया। वे बड़बड़ाते हुए पीछे हटे। जिस भालू को होयुहाव ने पटक मारा था, वह लुढ़कर किनारे हो गया और उसका हाल लगभग हास्यास्पद लग रहा था। पीछे से आने वाला छोटा भालू तुरंत रुक गया जब उसने ये ऑरा महसूस की। उसने अपने पंजों से सिर रख लिया और जमीन पर झुक गया। उसका पिछला हिस्सा हवा में उठा हुआ था। यह दृश्य जितना मजेदार हो सकता था, उतना ही था। वह आखिर आइस एम्प्रेस ही तो है। होयुहाव ने मन ही मन प्रशंसा की। आइस एम्प्रेस की आंखों में हरे रंग की चमक उभरी और उसके मुंह से एक अजीब सी ध्वनि निकली। ये आवाज बेहद आकर्षक और रहस्यमयी थी। यह सोल बीस्ट्स की भाषा थी। तीनों भालू उसकी आवाज सुनते ही लगातार सिर हिलाने लगे। इतने शक्तिशाली अस्तित्व के सामने उन्हें विरोध करने का ख्याल भी नहीं आया। कुछ पल बाद वे उठे और तेजी से दूर भाग गए। आइस एम्प्रेस ने उन्हें जाते हुए देखा और धीमे स्वर में बोली, यहां लौटना कितना अच्छा लग रहा है। स्नो, सोचो अगर हम आज भी इस जगह के शासक होते। यहां हमारा कोई दुश्मन नहीं, कोई विरोधी नहीं। यह हमारी स्वर्ग भूमि थी। स्नो एम्प्रेस उसके पास हवा में तैरती हुई आई और मुस्कुराई। मैं असहमत हूं। जब से मैंने मानव दुनिया में कदम रखा है, मैं उन्हें बेहतर समझने लगी हूं। इतने वर्षों से हम मनुष्यों से नफरत करते रहे हैं क्योंकि वे हमारी शांति भंग करते हैं। लेकिन सच कहूं तो ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट की तुलना में यहाँ हमें बहुत कम परेशान किया जाता है। युहाओं के साथ आने के बाद भले ही मेरी स्मृति खो गई हो बस, लेकिन स्नो लेडी के रूप में मैं बाहरी दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ। हमें मानना होगा कि मनुष्यों की बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता हमसे कहीं अधिक है। हम केवल प्रकृति के अनुरूप डल सकते हैं, जबकि वे उसे बदल सकते हैं। यही कारण है कि शुरुआत में कमजोर होने के बावजूद उन्होंने पूरे महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। वे अत्यधिक रचनात्मक हैं। अगर मुझे दोबारा चुनाव का मौका मिले तो शायद मैं भी मानव बनना चाहूंगी। आइस एम्प्रेस का शरीर कांप गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्नो एम्प्रेस ऐसा कुछ कहेगी। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और बोली, क्या तुम चौंक गई? क्या तुमने सब कुछ देख नहीं लिया आइस? सोचो, हम एक्सट्रीम नॉर्थ में कितने लंबे समय से रह रही हैं और कब से इस जगह पर शासन कर रही हैं। क्या तुम्हें ऊब नहीं गई? अब मैं अपने शेष जीवन को अलग अलग अनुभवों से भरना चाहती हूँ। यही मुझे उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कराता है। अगर अंत में युहाओ असफल भी हो तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। शायद तब मैं अर्जुन शक्ति को संकुचित कर किसी मानव के साथ विलय कर लूं और एक बार फिर मनुष्य बन जाऊं। आइस एम्प्रेस ने कहा, तुम बदल गई हो स्नो। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई, हाँ, मैं बदल गई हूं, वरना मैं तुम्हें स्काईड्रीम के साथ कैसे रहने देती? वैसे भी वह तुम्हारे योग्य कैसे है? आइस एम्प्रेस का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर झुका लिया। उस दिन से वह अपनी भावनाएं छिपा रही थी, लेकिन स्काईड्रीम आइसवर्म रोज उसके आसपास रहता, उसकी खैरियत पूछता और उससे मिलने में ही खुश रहता। स्नो एम्प्रेस भी उन्हें रोकने के बजाय उल्टा उनके रिश्ते को और गहराई दे रही थी। कुछ देर बाद आइस एम्प्रेस बोली, हाँ तुम बदली हो, और मैं भी। शायद यह सब मनुष्यों के प्रभाव का परिणाम है। वह हो युहाओ की ओर मुड़ी। हो युहाओ ने असहाय होकर कहा, मैंने तुमसे कुछ भी बदलने को नहीं कहा। आइस एम्प्रेस ने ठंडी आवाज में कहा, हम सब देख सकती है तुम क्या करते हो। तुमने हमें धीरे धीरे बदल दिया है। वह रुकी, फिर बोली, शायद मुझे भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि तुम ही वह हो जिसने हमें मानव जगत दिखाया।
पहले मैं सोचती थी कि मनुष्य छोटे और दयनीय हैं, लालची, क्रूर और छल कपट से भरे हुए। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा नजरिया बदल गया। अब मैंने समझा है कि तुम जैसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने भावनाओं के प्रति सच्चे हैं। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी प्रतिभा, ये सब हमसे नहीं मिली, बल्कि तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हो यू हाउ हल्के से मुस्कुराए, इतना भावुक मत बनो। लेकिन ब्रदर स्काई ड्रीम को वाकई मेरा धन्यवाद करना चाहिए। मेरे बिना उसे तुम्हारा दिल जीतने का मौका नहीं मिलता। उसका नाम मत लो, आइस एम्प्रेस ने शर्माते हुए कहा। हो यू हाउ हंस पड़ा, फिर स्नो एम्प्रेस की ओर मुड़ा। अब हमें आगे क्या करना है? स्नो एम्प्रेस ने शांत भाव से कहा, हम इंतजार करेंगे, बस यही करना है। इंतजार? हो यू हाउ समझ गया। लगता है आइस एम्प्रेस ने उन भालुओं को कोई संदेश देने भेजा था। उसी समय स्नो एम्प्रेस की सुंदर काया पीछे सरकती हुई हवा में तैरने लगी। स्नो एम्प्रेस, सावधान रहो, ने चिंतित होकर कहा। उसने खुद अनुभव किया था कि ऊपर की हवाएं कितनी खतरनाक थीं, लेकिन आइस एम्प्रेस ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। स्नो एम्प्रेस ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वह हवा में नृत्य करने लगी, मानो आकाश में तैरती कोई देवी हो। धीरे धीरे उसने अपनी ऑरा को मुक्त किया। उसकी ऑरा आइस एम्प्रेस जितनी तीव्र नहीं थी, लेकिन हुयो ने आश्चर्य से देखा कि उसके फैलते ही सब कुछ धुंधला पड़ गया। सफेद बर्फ नीली हो गई, चारों ओर फैली बर्फ और हिम का रंग नीला हो गया, और हवा में नाचती उसकी सफेद आकृति ही एकमात्र चमकदार चीज रह गई। उसकी लंबी बाहें और सफेद रिबन जैसे लहराते कपड़े नृत्य कर रहे थे। नीले बर्फ के कण उसके चारों ओर घूम रहे थे, मानो वे उसी के इर्द गिर्द एक संसार बना रहे हों। स्नो लेडी मानो स्वयं हिमात्मा बन गई थी। उसकी अद्भुत मुद्रा ने ऐसा आभास दिया कि वह एक्सट्रीम नॉर्थ की आत्मा बन गई हो यू हाउ की नजरें स्थिर हो गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई इतनी सुंदर हो सकती है, और उसका नृत्य इतना मनमोहक। स्नो एम्प्रेस की सुंदरता अद्वितीय थी। उस पल में वह अपने नृत्य में पूरी तरह खो गई थी। हवा की तेजी कोमल हो गई। तापमान थोड़ा बढ़ गया, न गर्मी थी न ठंड, केवल शुद्ध ताजगी भरी ठंडक थी। नीले रंग की लहरें दूर तक फैल गईं। जहां तक दृष्टि जाती थी सब नीले में डूब गया था। आकाश और धरती एक हो गए थे। यह अनुभव बस अद्भुत था। हो यू हाव को लगा यह उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर दृश्य था। उसका हृदय उस क्षण में खो गया, और उसके भीतर की आइस टाइप सोल पावर स्नो एम्प्रेस के नृत्य की लय पर झूम उठी। तो चलिए कहानी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचारों को कमेंट में बताना। अगर अगला भाग देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।